सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेके आया हूँ, एक नए चैप्टर इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि इक्विलिब्रियम में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आई एम बिगिनिंग विद द इक्विलिब्रियम। बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेटा, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर पे हो जाते हैं। मतलब कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, और जब वो बराबरी पे आ जाएं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इक्विलिब्रियम को हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे इमेजिन करेंगे। तो एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले इक्विलिब्रियम के लिए। आप क्या करो, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, जिसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर भर देना है। 30 ml या 40 ml जो भी है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर भर देना है। उसके बाद आपने इक्वल साइज की दूसरा बीकर भी ले लेना है, और आपने इसमें के अंदर क्या करना है, एक ट्यूब डिप कीजिए। जैसे ही आप एक ट्यूब डिप करेंगे ना, पुट योर फिंगर हियर एंड स्टार्ट पोरिंग द वाटर हियर। यहाँ पे पानी डालना, यहां से भरो, यहाँ पे फिंगर रखो, यहाँ डालो, फिर डालो, फिर डालो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें पानी डाल रहे होगे और एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिस स्टेट पर आकर दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या होगा, बराबर आ जाएगा। अब जब आप इसमें एक दूसरे के अंदर जब ट्रांसफर करोगे ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा। शुरू में जब ये खाली था तो यहां से यहां ट्रांसफर होता रहा, लेकिन जब दोनों बराबरी पे आ गए तो जब यहां से जितना एमएल यहां ट्रांसफर होगा उतना ही यहां से यहां ट्रांसफर होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। और एक ऐसी स्टेज जहां पे मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास बराबरी पे हो जाएं, ऐसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लो सीसो आप सबने देखा है, सीसो हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। अगर इधर कोई भारी बच्चा बैठा हुआ है, हल्का बच्चा तो ऐसे हो जाएगा, इधर भारी बैठा तो ये ऐसे हो जाएगा। जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो केमिस्ट्री के केस में इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इक्विलिब्रियम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इक्विलिब्रियम मैक्सिमम रिएक्शंस में अटेन होता है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होता है? सबसे पहले रिएक्शन की एक कंडीशन होनी चाहिए कि रिएक्शन तुम्हारी रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल हो, पहली कंडीशन कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि रिएक्शन तुम्हारी एलिमेंट्री हो। एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप की रिएक्शन हो। आई होप आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस मस्ट हैं इक्विलिब्रियम के लिए। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को हम कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम is attained between solid and liquid, is attained between liquid and gas, is attained between gas and solid। इसको हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम इन तीन चीजों का पता लगाते हैं कि भैया एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पर जितना भी सॉलिड था जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। लिक्विड और गैस ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जितना लिक्विड मेरा गैस के अंदर ट्रांसफर हो रहा था उतने ही गैस के मॉलिक्यूल मेरे वापस लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, और गैस के अंदर जितना मेरा सॉलिड सब्लिमाइल हो रहा था उतना ही मेरा गैस जो है कंडेंस होके वापस से क्या मेरा सॉलिड बना रहा है। इस सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने NaCl डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया। घर पे भी आप करके देख सकते हैं। जब आप डालोगे डालते रहोगे, घुलता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे आके ये सिस्टम मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया नाउ नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड इन द वाटर। जब और सॉल्ट ऐड नहीं होता, सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। अब भैया इक्विलिब्रियम आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब पानी डालूंगा तो भी वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। एम आई क्लियर? इसी तरह गैस और लिक्विड की जब हम बात करते हैं, गैस और लिक्विड के केस में ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जिस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की जब हम बात करते हैं, जितने भी मेरे पास लिक्विड्स होते हैं बेटा, हर लिक्विड के कुछ ना कुछ हद तक वेपर्स बनते हैं। हर लिक्विड के वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स वापस से इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं। होता क्या है, लिक्विड, हर लिक्विड थोड़ा बहुत हीट होके एस्केप कर जाता है गैसेस फेज में, और गैसेस वापस से कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर आ जाती है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड के सरफेस पे बाय द वेपर्स ऑफ इट्स ओन, ठीक है, इज नोन एज द वेपर प्रेशर। मतलब किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में जाकर वापस आकर उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं वो मेरा वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगी, इसमें इक्विलिब्रियम ऐसे अटेन होगी व्हेन द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स transforming to gases will be equal to the number of gaseous molecule coming back to the liquid form। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब लिक्विड के जितने मोल, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, और 10 ही मॉलिक्यूल जब लिक्विड से गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज को हम लोग, इस स्टेज को लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया कहेंगे। इस लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया के अंदर एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वैसे प्लस 2 के अंदर बहुत जनरली पूछा जाता है ये, लेकिन कई बार प्लस 1 के अंदर भी टीचर डाल देता है, जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी वॉज अ साइंटिस्ट, और इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड है तो अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड के अंदर अगर मैं कोई डिसॉल्व कर रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of that gas applied on the surface of the liquid। मतलब कि मान लो मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर एक लिक्विड है और इधर से मैं गैस डाल रहा हूं, तो जितना ज्यादा मैं बाहर से प्रेशर लगाऊंगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा, उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जितने में मेरी सोडा बोतल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, आपने देखा होगा मैं जैसे ही उसको खोलूंगा, खोलते ही करके गैस निकलेगी, ठीक है। और अगर थोड़ी देर तक आप उस ढक्कन को खोल दोगे, कोक की बोतल को खुला छोड़ दोगे या लिम्का की बोतल को खुला छोड़ दोगे, थोड़ी बाद देखोगे उसका जो टेस्ट होगा एक नॉर्मल सॉल्टी वाटर की तरह हो जाएगा, कोई टेस्ट अलग सा नहीं आएगा। जितना भी जो टेस्ट होता है उसका स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो होता है उसके अंदर डिसॉल्व्ड CO2 की वजह से, और जो CO2 उसके अंदर डिसॉल्व की जाती है वो एक प्रेशर के साथ डाली जाती है, और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो वो प्रेशर बाहर चला जाता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है, जिसके बाद वो नॉर्मल सलाइन वाटर की तरह बिहेव करता है। आई होप आपको हेनरीज लॉ क्लियर हो गया होगा। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बेसिकली डिटेल में हम लोग अगले साल पढ़ेंगे, जब हम लोग ने प्लस 2 में जाना है। तो हेनरीज लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे अगर बंदा जाता है तो वहां पे सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्यों, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम है गैसेस का, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो मेरे ब्लड के अंदर कम गैस डिसॉल्व होगी, कम गैस डिसॉल्व होगी तो मैं सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरीज लॉ हमें पता चल गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमें पता चल गया। अब बात करते हैं गैस और सॉलिड का। गैस और सॉलिड के केस में एग्जांपल देता हूं, हम लोग घरों में नॉर्मली हम देखते हैं कि हम लोग कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां डाल देते हैं, जिनको हम लोग कैम्फर कहते हैं, ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो नैफ्थलीन बॉल्स तुमने देखा होगा, थोड़े दिनों के बाद वो कपूर की गोलियां गायब हो जाती हैं कपड़ों में से। क्यों हो जाती है, लिक्विड भी नहीं बनता उनका क्या होता है, सीधा सब्लिमाइल हो जाती है वो, ठीक है। तो उस स्टेट में क्या होता है, अब नैफ्थलीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो है वापस से एक ऐसी स्टेट आते हैं जिस स्टेट में जितने वो सॉलिड से गैस बन रहे हैं उतने गैस से सॉलिड भी बन रहे होंगे, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। लेकिन हम बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो हमें कंप्लीटली डिसअपीयरेंस वाला सिस्टम मिलता है। इसके अलावा आप एक सिस्टम और देख सकते हो। मान लो आपके पास एक चैम्बर है जिसमें आयोडीन है, सॉलिड आयोडीन है, ठीक है। और सॉलिड आयोडीन के बाद आप देखोगे ये पूरा ना पर्पल वॉयलेट कलर का हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। वॉयलेट कलर का होने के बाद क्या होगा, इतना ये डार्क वॉयलेट हो जाएगा कि अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बाद में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। उसके बाद ज्यादा डार्क नहीं होगा ये। उसके बाद आयोडीन कंडेंस, सब्लिमाइल, डी सब्लिमाइल, सब्लिमाइल, डी सब्लिमाइल चलता रहेगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, आयोडीन की केस में। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर द डिफरेंट फेजेस। इसको हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में लेते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ आता है बेटा, हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है। पूछते हैं कि बताओ सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या सिस्टम आता है, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर निर्धारित है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मेरा क्या कहता है, ये लॉ मुझे हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे अलग अलग चीजों को बताने का काम करता है। ये लॉ क्या कहता है, इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं हम लोग। ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ये, जिसमें A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, स्मॉल c मोल्स ऑफ C एंड स्मॉल d मोल्स ऑफ D, जिसमें स्मॉल ABCD आर द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ कैपिटल ABCD। कैपिटल ABCD आर माय मॉलिक्यूल्स और छोटे ABCD उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to power their stoichiometric coefficient with the product of concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficients। इसकी डेफिनेशन आई होप यहां आप देख पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो क्या कहता है ये कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to power their stoichiometric coefficients with the product of concentration of reactants raised to power their stoichiometric coefficients, ठीक है। तो ये मुझे क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देगा। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि भैया इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बताओ कैसी होगी। जैसे एक रिएक्शन दे दी N2 plus 3H2 will give me 2NH3। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी NH3 to the power 2 with N2 and H to the power 3। अब इसमें एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जो मैंने केसीज की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में निकाली है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जहां पे मेरे C और D और अमोनिया मेरे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं सेम चीज तुम्हें कहता बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालो तो तुम्हारा सिस्टम चेंज हो जाता। वहां पे मेरे ये दोनों प्रोडक्ट बन जाते और ये रिएक्टेंट बन जाता एंड इक्वेशन वुड हैव बीन रिवर्स्ड। वहां पे क्या हो जाती, रिएक्शन तुम्हारी रिवर्स हो जाएगी और यहां हो जाएगा तुम्हारा N2 H2 की पावर 3 और यहाँ NH3 की पावर 3, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला, मुझे इससे ये पता चला कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन is always inverse of the equilibrium constant for the reverse reaction। रिवर्स रिएक्शन के लिए और फॉरवर्ड रिएक्शन के दोनों के लिए चेंज है। अगर सपोज क्वेश्चन आता है, जैसे नीट और जे में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको एक दे देंगे, बोलेंगे फॉरवर्ड का अगर 1.2 है तो बैकवर्ड का क्या होगा, तो बैकवर्ड का होगा 1/1.2। तो हम उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे उसको, ठीक है। सो दिस इज द थिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने यहां तक केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ भी हम लोगों ने सीख लिया। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कई बार। छोटा सा न्यूमेरिकल कैसे, वो तुम्हें दे देंगे, फाइंड आउट द, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं ये N2 plus 3H2 से 2NH3। वो बोलेंगे भैया नाइट्रोजन कंसंट्रेशन 0.1 है
इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है और इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है, सपोज मैं ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। अब वो तुम्हें बोलेंगे कि फाइंड द केसी, केसी बताओ, तो केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केसी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए केसी के लिए टीचर थोड़ा घुमाएगा तुम लोगों को। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, H2 की पावर 3 और NH3 की पावर 2, तो मेरे पास आ गया 0.1 की पावर 1, 0.2 की पावर 2 और या 0.2 की पावर 3 और यहाँ 0.2 की पावर 2। अब क्योंकि इसका 0.2 की पावर 2, 3 एंड 1, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 3 पावर, और ये तुम्हारा आ जाएगा 0.1 इंटू 0.2, इट इज 0.02 मोल पर लीटर विल बी योर आंसर, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मेरी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, देयर इज नो यूनिट्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ओके, सो अब जब हमें पता चल गया भाई इक्विलिब्रियम से हम ये पता लगा सकते हैं, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक तरीके का और इक्विलिब्रियम आता है, ध्यान रखना दो तरह के इक्विलिब्रियम डिवाइड हो जाता है, एक होता है होमोजीनस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम के अंदर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, एक ही फेज में होंगे, या तो सारे के सारे लिक्विड होंगे, या सारे के सारे गैस होंगे, या सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। जैसे एग्जांपल ले लूं यही वाला, N2 गैस है, 3H2 भी मेरा क्या है, गैस है, और 2NH3 अमोनिया भी मेरा क्या, गैस ही बना। लेकिन इस केस में फेजेस विल बी डिफरेंट, अलग अलग फेजेस होंगी। वो कैसे होंगी, सपोज एग्जांपल C+O2 से मेरा क्या बन रहा है, CO2, तो कार्बन मेरा सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, और ये भी मेरी क्या गैस थी। जैसे दूसरा एग्जांपल H2 + O2, तो H2 भी मेरी गैस है, ऑक्सीजन भी मेरी गैस है, लेकिन इससे जब मेरा सिस्टम बनेगा क्या बनेगा, H2O, ये मेरा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सो व्हेन वी हैव अ सिस्टम where all the reactant and product are in same phases, such system in homogeneous equilibrium, और जब मेरे अलग अलग phases में होते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, heterogeneous equilibrium कहलाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग क्या पता लगाते हैं और कैसे पता लगाते हैं, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अब मैं 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज, अगर Kc की वैल्यू आपकी 10 की पावर 3 से बड़ी आ जाए, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आ जाए, और Kc की वैल्यू बिटवीन 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 के बीच में आ जाए, ठीक है, मतलब 10 की पावर 3 और -3 के बीच में आ जाए, या -3 से कम या +3। अब देखो, अगर 10 की पावर +3, या मैं कहूं सिंपल 10 की पावर 3 लिख दूं इसको, तो अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी आ जाए तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, या बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई तो बिल्कुल कंप्लीशन की स्टेज पर लगभग खत्म होने वाली है, पूरी होने वाली है। अगर यहां आ जाए तो रिएक्शन इज एट वेरी बिगिनिंग स्टेज, बहुत थोड़ा बहुत ही रिएक्शन स्टार्ट हुई है, हल्का फुल्का कोई प्रोडक्ट बना है, हल्का फुल्का कोई रिएक्टेंट टूटा है, मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, शुरू ही हुई है अभी। और यहां पे रिएक्शन इज इन बिटवीन समवेयर, कहीं बीच में है, कैन बी एट इक्विलिब्रियम। भाई यहां पे इक्विलिब्रियम पे हो सकती है और कहीं बीच में है, शुरुआत हो चुकी है,
अंत हुआ नहीं है, बीच में कहीं चल रही है, रिएक्टेंट टूट रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपस में सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखना। इसके ऊपर नीट और जेईई के अंदर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया 10 की पावर 3 था तो क्या हुआ, 10 की पावर -3 हो तो क्या होगा, या दोनों के बीच में होगा तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर दिस। ओके, इसके बाद हमसे एक और चीज पूछी जाती है, वो क्या पूछा जाता है, इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का यूज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज पूछा जाता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मेरे पास 3 यूजेस हैं। सबसे पहला, या मैं एप्लीकेशंस कह देता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी। क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहला एप्लीकेशन ये बताता है मुझे प्रीसीडिंग या प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन मेरी कहां चल रही है, पूरी हुई है, नहीं हुई है, शुरुआत हुई है, नहीं हुई है। दूसरा, ये मुझे बता देता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, भाई रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। और तीसरा मुझे बताता है कंसंट्रेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन पहुंच गई है तो वहां पे जाके मेरी क्या क्या कंसंट्रेशंस होंगी। अब देखो प्रोसीडिंग के लिए तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, -3 से कम है तो शुरुआत ही हुई है, और बीच में तो कहीं बीच में चल रही है। बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक टॉपिक निकालते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को हम लोग क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन कोशेंट क्या बताता है, ये मुझे डायरेक्शन के बारे में बताता है, मेरी रिएक्शन की डायरेक्शन देगा। अब ध्यान रखना, फॉर्मूला फॉर क्यूसी इज सेम, सेम फॉर्मूला होगा जैसे मेरे केसी का फॉर्मूला है, सेम एज केसी, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा। अब बच्चे पूछते हैं सर केसी और क्यूसी में अंतर क्या है, कि जब दोनों का फॉर्मूला सेम ही है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। डिफरेंस क्या है बेटा, मान लो मेरी रिएक्शन यहां से कोई शुरू हुई, रिएक्टेंट यहां शुरू हुआ, यहां पे कहीं मेरा इक्विलिब्रियम आ गया और यहां पे जाके मेरा प्रोडक्ट आ गया। सपोज ऐसे कोई रिएक्शन चल रही है, तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम जब मैं केसी निकालूंगा तो वो मेरा केसी कहलाएगा, और क्यूसी भी सेम रहेगा, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम वैल्यू रहेंगी। इससे पिछले पहले, केसी से पहले अगर मैं उस सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्यूसी कहलाएगा, और इक्विलिब्रियम के अलावा मैं कहीं पे भी लगाऊंगा तो भी वो क्यूसी कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं सेम फॉर्मूला इक्विलिब्रियम पे लगाता हूं तो वो केसी कहलाएगा, और अगर सेम फॉर्मूला मैं इक्विलिब्रियम के अलावा पीछे या आगे कहीं लगाता हूं, मतलब बिफोर इक्विलिब्रियम और आफ्टर इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो वो क्यूसी कहलाता है। फॉर्मूला विल बी सेम। अब इसके लिए 3 कंडीशन क्या बनती हैं? 3 कंडीशन क्या है, कि तुम्हारी क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होगी, दूसरी चीज तुम्हारी केसी की वैल्यू क्यूसी से कम होगी, और तीसरी चीज तुम्हारी क्यूसी और केसी दोनों बराबर होंगे। अब देखो अगर तुम्हारा केसी बड़ा आ रहा है, इफ केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, तो रिएक्शन मूव्स लेफ्ट टू राइट और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर केसी बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर क्यूसी बड़ा है रिएक्शन मूव राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और दोनों सेम हैं तो इक्विलिब्रियम पे होगी। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी से 2c बन रहा है, सपोज दिस इज माय रिएक्शन, एंड 0.1, 0.1 और 0.1 तीनों मेरी ये कंसंट्रेशंस गिवन है। साथ में गिवन है केसी इज, मैं कहूं 1.25, केसी की वैल्यू मेरी 1.25 है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो केसी गिवन है, केसी गिवन है तो क्यूसी निकाल लो, क्यूसी गिवन है तो केसी निकाल लो, फॉर्मूला विल बी सेम।
तो अब मुझे केसी गिवन था तो मैं क्यूसी निकालूंगा, क्यूसी विल बी इक्वल टू सी की पावर 2 ए और बी। सी की पावर 2 मतलब 0.1 की पावर 2, 0.1 और 0.1। सॉल्व करोगे ये सारे कट जाएंगे, कितना आया 1। अब मेरी कंडीशन क्या आई, क्यूसी की वैल्यू आई 1 और केसी गिवन था कितना 1.25। तो मेरा क्या आया, केसी इज ग्रेटर देन QC। अब KC is greater than QC, that means reaction will move in forward direction from left to right। आई होप आपको एक KC और QC का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज के लिए बेटा हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पार्ट 1। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ तक अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू for watching the video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.